नमस्कार, मैं हूं कुमार भविष्चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि इंडिया अलायंस के भीतर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के बीच में किस तरह की रस्साकसी है। क्या ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच बातचीत टूट गई है या फिर ममता बनर्जी थोड़ी ज्यादा सीट देने के लिए मान गई? मीडिया के कुछ सेक्शन में यह सवाल भी उठाया गया कि ममता बनर्जी इंडिया अलायंस से बाहर हो जाएंगी, लेकिन इस बारे में क्या खबर है वो भी बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस चूंकि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है तो वो कितनी सीटें मांग रही है और उसके गठबंधन के तमाम दल कितनी कितनी सीटों पर बार्गेन कर रहे हैं। क्योंकि अब सीटों के बंटवारे को लेकर स्थिति एक दो दिनों में साफ हो जाएगी। जैसे ही ये संक्रांति का पर्व खत्म हो जाएगा उसके बाद सीटों का ऐलान हो सकता है। लेकिन इस बीच कांग्रेस और तमाम दलों के बीच में लगातार बैठकें जारी थी। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी ने भी अपनी बात रख दी है और उसके बाद कांग्रेस से उसकी क्या बातचीत हो रही है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस जो सीटें मांग रही है उसका आधार क्या है। तो आइए चलते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें से कुछ जानकारी आज के इंडियन एक्सप्रेस में छपी है और इसके अलावा मेरी बात भी हुई है कई जगह पे, कई पत्रकारों से, कई राज्यों में रहने वाले सक्रिय पत्रकारों से जो वहां के बारे में हालचाल बता रहे थे। उसके आधार पर मैं आगे बात करूंगा। दरअसल जो मीडिया में खबरें चली थी कि ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में तनातनी है और ममता बनर्जी इंडिया अलायंस से बाहर हो सकती हैं, वो खबर झूठी निकली है। क्योंकि एक अब बिल्कुल साफ सुथरी जानकारी यह आ गई है कि ममता बनर्जी ने इस तरह की किसी भी संभावना से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा बनी रहेंगी और अपनी पार्टी के जो नेता हैं उनके साथ उसकी बैठक जो है उनकी हुई थी। उस बैठक में ये बात साफ तौर पर कही गई है कि वो इंडिया अलायंस से बाहर नहीं जाने वाली है, जैसी कि चर्चा मीडिया के कुछ सेक्शंस में चलाई गई थी। लेकिन धीरे धीरे ये बात भी साफ हो रही है कि ममता बनर्जी कांग्रेस को दो जो सीटें पहले ऑफर की थी उससे कुछ आगे बढ़ सकती हैं और ये बात 4 सीट तक आकर बन सकती है। और अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ सकता है कि महज 4 सीटों पर क्या कांग्रेस ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस से समझौता कर लेगी पश्चिम बंगाल में? तो जमीन पर जो स्थिति है, जमीन पर जो हालात हैं, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हाँ, कांग्रेस आखिरकार तैयार हो जाएगी। क्योंकि जो आंकड़े कांग्रेस रख रही है, जो कांग्रेस अपने दावे जो पेश कर रही है कि वो कितनी सीटों पर लड़ेगी, उन्हीं दावों में ये भी एक सच्चाई है। दरअसल 2019 के चुनाव में कांग्रेस वहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी और 2 सीटों पर तो उसने जीत हासिल की थी, लेकिन तीसरी सीट पर वो तृणमूल कांग्रेस से हारी थी। मुर्शिदाबाद सीट है और वहां पर दूसरे नंबर पर थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस वहां पश्चिम बंगाल में किसी भी सीट पर दूसरे नंबर पर नहीं रही थी और ये सीधा सीधा मुकाबला जो 2019 का मुकाबला था वो तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच था और इसी आधार पर सीटों का बंटवारा हो रहा है कि कौन कैसा प्रदर्शन कर सकता है। और इसी आधार पर कांग्रेस ने अपने बाकी सहयोगी दलों के सामने अपनी स्थिति रखी है और वो जो जानकारी आ रही है मैं आपको बता दूं। उस जानकारी से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो जिस तरह से सभी राज्यों में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी ने, इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी ने 65 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है और बाकी की 15 सीटें यानी 80 में से 65 समाजवादी पार्टी लड़ना चाहती है और 15 सीटों में वो बंटवारा चाहती है कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के लिए, आरएलडी के लिए। इसके अलावा उसको आजाद समाज पार्टी के साथ सीटों का तालमेल करना है और मुमकिन है वो सीटें जो आजाद समाज पार्टी को दी जाएगी, एक सीट दी जा सकती है चंद्रशेखर आजाद के लिए और वो सीट शायद हो सकता है कि समाजवादी पार्टी अपने कोटे से दे दे या फिर उसको आरएलडी एडजस्ट करे। और लेकिन इसको लेकर आगे अभी बातचीत फाइनल स्थिति में नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये संक्रांति के बाद निश्चित रूप से सीटों का ऐलान हो सकता है। अब हम बात करते हैं उत्तर भारत की जो बाकी सीटें हैं। दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस का समझौता आम आदमी पार्टी से होगा, जिसके साथ वो पहली बार समझौते में जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कभी भी किसी तरह का कोई
इस तरह का समझौता नहीं रहा है। ये पहली बार होगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लोकसभा सीटें आपस में मिलजुल कर लड़ेंगी। तो अब जो है देखना ये होगा कि दिल्ली और पंजाब में किस तरह से इक्वेशन बनता है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में इसको लेकर बहुत ज्यादा टसल नहीं है। हालांकि पंजाब से ऐसी खबरें आ रही हैं कि पंजाब यूनिट कांग्रेस की नहीं चाहती है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करे, लेकिन अभी कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के से मुकाबले के लिए। ये माना जा रहा है कि अगर ये पार्टियां आपस में मिलजुल कर चुनावी रास्ता तय नहीं करेंगी तो उन्हें आगे मुश्किल हो सकती है। और इसीलिए उम्मीद है कि दिल्ली और पंजाब में, और हो सकता है कि एक दो सीटों पर हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में समझौता हो जाए, और इसके अलावा वहां कोई बड़ा दल दावेदार नहीं है। बिहार और झारखंड में आरजेडी जेडीयू के साथ ऑलरेडी कांग्रेस का चल रहा है तालमेल, और वहां पे सरकार में शामिल है कांग्रेस। इसके अलावा इन दोनों राज्यों में झारखंड और बिहार में कांग्रेस वहां पर सत्ता में भागीदार है, इसलिए उम्मीद है कि वहां पर कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं आएगी और आपस में तालमेल हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस ने जो दावे किए हैं और अपने पिछले 2019 के चुनावों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उसके दावे हैं, और उन दावों पर हम चर्चा करेंगे जिसके बारे में मैंने बताया कि इंडियन एक्सप्रेस में डिटेल्स खबर छपी है। इसके अलावा महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ उसका गठबंधन है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस कितनी कितनी सीटों पर लड़ेगी, इसको लेकर भी स्थिति धीरे धीरे साफ हो जाएगी। शिवसेना सबसे बड़ी साझेदार के रूप में महाराष्ट्र में रहेगी, ये शिवसेना की ओर से कहा जा रहा है। हालांकि शिवसेना टुकड़े टुकड़े हो चुकी है, दो भागों में बच चुकी है, लेकिन इसके बाद बची खुची शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, वो कांग्रेस और एनसीपी को साथ लेकर चलना चाहती है, लेकिन वो बड़े साझेदार के तौर पर अपना दावा पेश कर रही है। गुजरात में फिर एक बार आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस को सीट छोड़नी पड़ सकती है, और ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस वहां पर जो है आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करेगी। और इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए किसी तरह की चुनौती नहीं है। कांग्रेस वहां पर सीधे सीधे भाजपा के मुकाबले में है, और इन राज्यों में हो सकता है अगर बसपा गठबंधन में आए तो बसपा मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ सीटों की मांग कर सकती है, लेकिन अभी तक बसपा की स्थिति क्लियर नहीं हुई है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 15 तारीख को जब मायावती का जन्मदिन मनाया जाएगा उस दिन हो सकता है कि मायावती पत्ते खोलेंगी, तब जाकर इंडिया अलायंस में मायावती रहेंगी या नहीं रहेंगी, या उनकी क्या स्थिति रहेगी, उस पर स्थिति स्पष्ट होगी तो आगे बसपा के लिए भी जगह बन सकती है इन राज्यों में, और कांग्रेस हो सकता है कि उनको एकोमोडेट करे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस चूंकि सत्ता में है, और कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत ही मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराया था, वहां पर सरकार है उसकी। और इसके अलावा कर्नाटक में भी सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, यानी दक्षिण भारतीय राज्यों में कांग्रेस की स्थिति ज्यादा अच्छी है। आंध्र प्रदेश में भी वो धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रही है, क्योंकि उसने एक जो सत्ता पक्ष है उसमें से एक फैक्शन को उसने तोड़ना शुरू कर दिया है। और केरल और तमिलनाडु की स्थिति आप जानते हैं कि वहां पर तमिलनाडु में जो है स्टालिन के साथ बातचीत एक अच्छे स्तर पे है, और देखना यह है कि कांग्रेस वहां पर किस तरह से तालमेल करके और ये चुनाव आगे बढ़ाती है। लेकिन जो कांग्रेस के दावे हैं उस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल और जो मीडिया में छन छन के आ रहा है कि कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। लेकिन शायद कांग्रेस इस ज्यादा सीटों की मांग इसलिए कर रही है क्योंकि उसका प्रदर्शन जो है 2019 के चुनाव में कैसा रहा था, इसके आधार पर वो मांग कर रही है। और 2019 में कांग्रेस पूरे देश में अगर देखा जाए तो 209 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी, और इसी आधार पर कांग्रेस 255 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। और इसीलिए तमाम राज्यों में जहां पर भी उसकी स्थिति थोड़ी सी मजबूत है, वो चाह रही है कि उसे सहयोगी दल उसके लिए जगह दें। लेकिन पश्चिम बंगाल में वो स्थिति नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस रनर नहीं रही थी, एक सीट पर जरूर कांग्रेस रनर रही थी जहां से तृणमूल कांग्रेस जीती थी, लेकिन वो तृणमूल की सीट है, इसलिए वहां पर तृणमूल एकोमोडेट नहीं करके कहीं और सीट पर उसको देगी, ये बात सामने आ रही है। और अब रही कि कांग्रेस जो है 2019 के हिसाब से इस तरह के दावे कर रही है,
और इसीलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस 255 सीटों पर लड़कर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर 2024 में उभरना चाहती है और इसके बाद आगे का रास्ता तय होगा। लेकिन 2024 के चुनावों में कांग्रेस ने जो ये दावा पेश किया है 255 सीटों का पूरे देश भर में विपक्षी दलों के साथ जो उसकी एकता है, उन सभी दलों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर वो 255 सीटों पर लड़ेगी तो भी अपने पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक जितनी सीटें वो लड़ चुकी है उसके मुकाबले कम सीटों पर उसका चुनाव लड़ेगी। और ये पहली बार होगा कि वो कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और वो अभी तक 2019 में भी कांग्रेस ने 421 सीटों पर चुनाव लड़ा था। ये बात और है कि वो 52 सीटों पर ही विजयी हो पाई थी, लेकिन वो सहयोगी दलों के साथ इसी बातचीत को आगे बढ़ाना चाहती है कि वो 421 के बजाय 255 सीटों पर सिमट जाएगी, लेकिन सहयोगी दल उसके लिए रास्ता दें। तो ये डील चल रही है और ऐसा माना जा रहा था और ऐसी चर्चाएं, और कांग्रेस को इंडिया अलायंस के जो है एक विलेन के तौर पे इसलिए पेश किया जा रहा था कि वो अपने सहयोगी दलों से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। लेकिन कांग्रेस ने अब पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस किस आधार पर ये सीटें डिमांड कर रही है उसने ये साफ कर दिया है और इसी आधार पर अभी बातचीत आखिरी दौर में है। और निश्चित रूप से जब 2-3 दिनों के अंदर ये पत्ते खुलेंगे, एक दौर की बात सभी दलों से हो चुकी है, सभी दलों के साथ उसने अपने ऑफर रख दिए हैं और सभी दलों ने अपनी बात कांग्रेस को कह दी है।